अभी आप लोग देख ही रहे होंगे कि रसिया ने यूक्रेन का क्या हाल किया है। और इन सभी चीजों को देखते हुए जो वर्ल्ड लीडर्स है उन्होंने ये आशंका जताई है कि जो हाल रसिया ने यूक्रेन का किया है वो शायद आने वाले समय में चाइना ताइवान का कर सकता है। यानी कि चाइना ताइवान पर इन्वेजन कर लेगा जैसे रसिया यूक्रेन पर कर रहा है। क्योंकि ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन और डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में अपने ट्वीट्स और स्पीच में कहा है कि जो चाइना का प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, वो पुतिन ने जो एग्रेशन दिखाया है यूक्रेन के खिलाफ उसको देख रहा है और ये भी कैलकुलेट कर रहा है कि आखिर दुनिया पुतिन के खिलाफ क्या क्या एक्शन ले रही है। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि शायद अगला इन्वेजन ताइवान का हो सकता है। और हाल ही में जो क्वाड समिति की बैठक हुई जिसमें कि कुल 4 देश सदस्य हैं, यूनाइटेड स्टेट, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, और इन सभी ने हाल ही में क्वाड की बैठक की। और जो क्वाड के देश है यानी कि 4 देश, इन्होंने ये साफ साफ कहा है कि जो आजकल के डेट में यूक्रेन के साथ हो रहा है उसे कभी भी इंडो पैसिफिक रीजन में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यानी कि ये इनडायरेक्टली चाइना को ही टारगेट कर रहे थे। और चाइना ने भी यूएस को कहा है कि वो जो अपने नाटो का एक्सपेंशन है वो इंडो पैसिफिक एरिया में ना करे। तो आज इस वीडियो में समझा जाएगा कि आखिर चाइना और ताइवान के बीच में इस कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत कैसे हुई, यानी कि इसके इतिहास को समझेंगे और ये भी समझेंगे कि आखिर ताइवान के इस हालत के लिए लोग नेहरू को क्यों ब्लेम करते हैं। तो अगर आप चीन के हिस्ट्री को देखेंगे तो चीन पर पहले क्वांग वंश यानी कि क्वांग डायनेस्टी का शासन चल रहा था और उसी समय चाइना और जापान के बीच पहला साइनो जापान युद्ध हुआ जिसमें जापान ने चाइना का ये वाला भाग जहां पर आज कोरिया है और यहाँ का पूरा एरिया और ये वाला द्वीप जिसे आज आप ताइवान के नाम से जानते हैं उस पर कब्जा कर लिया। और इस हार के बाद जो क्वांग वंश है वो कई भागों में टूट गया। जैसे कि आज़ादी से पहले भारत भी 584 रियासतों में बटा था, लेकिन उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के सभी रियासतों को एक साथ मिलाया और इंडिया का यूनिफिकेशन किया। वैसे ही क्वांग वंश के हार के बाद चाइना भी कई रियासतों यानी कि भागों में टूट गया। और उसके बाद चीन में एक बहुत बड़े नेता है सांग एटसेन, वो चाहते थे कि वो चाइना को जोड़कर एक चाइना बनाए, यानी कि यूनिफिकेशन करना चाहते थे वो चाइना का। इसीलिए उन्होंने 1912 में एक पार्टी का गठन किया जिसका नाम था क्वामिंगटन पार्टी। और अपने इस इच्छा को पूरा किए बिना ही 1925 में सांग एटसेन की मृत्यु। और सांग एटसेन के मृत्यु के बाद जो क्वामिंगटन पार्टी थी वो 2 भागों में बट गई। इसमें से निकली एक नेशनलिस्ट पार्टी और दूसरी निकली कम्युनिस्ट पार्टी। नेशनलिस्ट पार्टी का मानना था कि जनता को कुछ अधिकार देना चाहिए और कम्युनिस्ट पार्टी का कहना था कि जनता को कोई अधिकार नहीं देना चाहिए, सभी जो अधिकार है वो कुछ सिलेक्टेड लोगों के पास ही रहना चाहिए। और नेशनलिस्ट पार्टी को लीड कर रहे थे चांग काई-शेक और कम्युनिस्ट पार्टी को लीड कर रहे थे माओ जेडुंग। चांग काई-शेक चाहते थे कि पूरा जो चाइना है उनके हिसाब से चले और माओ जेडुंग चाहते थे कि पूरा चाइना उनके बातों को फॉलो करे, यानी कि उनके हिसाब से चले। और इन्हीं सभी बातों के कारण इन दोनों पार्टियों के बीच चाइना के अंदर सिविल वॉर यानी कि गृह युद्ध स्टार्ट हो गया। जो नेशनलिस्ट लोग थे वो कम्युनिस्टों को मारते थे और कम्युनिस्ट वाले लोग नेशनलिस्टों को। और सांग एटसेन के मृत्यु के 2 साल बाद यानी कि 1927 को जो नेशनलिस्ट पार्टी के लोग थे उन्होंने चाइना के शंघाई शहर में घुसकर कम्युनिस्टों को मारना शुरू कर दिया। और नेशनलिस्ट पार्टी के लोग कम्युनिस्टों को बहुत ही बुरी तरीके से मारते थे और इसी को आप शंघाई नरसंहार के नाम से भी जानते होंगे। और इसी समय से यानी कि 1927 से ही चाइना के अंदर सिविल वॉर यानी कि गृह युद्ध की शुरुआत हो गई जो 1950 तक चला। असल में जो सिविल वॉर यानी कि गृह युद्ध होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है क्योंकि इसमें अपने ही लोग अपने लोगों को मारने लगते हैं। और चाइना के इस सिविल वॉर का फायदा उठाकर जापान ने 1931 में चाइना के शहर मंचूरिया पर कब्जा कर लिया। और जापान के इस हमले से ये दोनों पार्टियां बहुत ही डर गई। इन्होंने सोचा कि अगर ऐसे ही हम आपस में लड़ते रहेंगे तो जापान एक दिन पूरे चाइना पर कब्जा कर लेगा। और जापान को हराने के लिए इस बार इन दोनों पार्टियों ने मिलकर जापान पर हमला किया। लेकिन उस समय जापान इतना ताकतवर था कि जापान ने इन दोनों पार्टियों को भी हरा दिया। और फिर जापान ने 1937 में सेकेंड साइनो जापान युद्ध आरंभ कर दिया जो कि 1945 तक चला। और आपको पता ही होगा कि 1945 में अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम पटक दिया। इससे जापान ऑटोमेटिकली इस युद्ध को हार गया। और जितने भी एरिया को जापान ने कब्जाया था उन सभी एरिया को जापान को वापस करना पड़ा।
और ये सब चीजें चल ही रही थी तभी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उन्होंने जाकर रसिया से मदद मांगी, क्योंकि रसिया में भी कम्युनिस्टों का शासन चलता था। और फिर उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने नेशनलिस्टों को मारना शुरू कर दिया और इनको इतना मारा कि जो पहले नेशनलिस्ट पार्टी आधे चाइना पर कब्जा किए हुए थी वो इतने ही एरिया में आकर सिमट गई। और फिर नेशनलिस्ट पार्टी के लीडर यानी कि चांग काई शेक ने सोचा कि अगर हम ऐसे ही चाइना में रहेंगे तो जो कम्युनिस्ट लोग हैं वो हमारे लोगों को पूरी तरीके से मारकर खत्म कर देंगे। इसीलिए चांग काई शेक ने जितने भी नेशनलिस्ट पार्टी के लीडर थे, उनके सपोर्टर थे और जितने भी नेशनलिस्ट पार्टी के आइडिया को फॉलो करने वाले लोग थे, उनको एक अज्ञात द्वीप जिसे कि फारूसा द्वीप के नाम से जाना जाता था उस पर ले गए और 1950 तक करीब 20 लाख लोगों को फारूसा द्वीप पर ले जाया गया। और इसी फारूसा द्वीप को आप आज ताइवान के नाम से जानते हैं। और ये जो मामला है वो यहीं पर शांत नहीं हुआ। जो कम्युनिस्ट लोग थे उन्होंने तो पूरे चाइना पर कब्जा कर लिया और इसे एक कम्युनिस्ट कंट्री घोषित कर दिया। लेकिन जो नेशनलिस्ट पार्टी के लोग थे उन्होंने कहा कि हम इस जगह पर आए जरूर है, लेकिन हम एक न एक दिन इस पूरे चाइना पर कब्जा कर इसको एक नेशनलिस्ट कंट्री बनाएंगे। और इसको इन्होंने यानी कि छोटे द्वीप को इन्होंने रिपब्लिक ऑफ चाइना का नाम दिया। और ये जो मेनलैंड चाइना है उसको कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का नाम दिया। और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का कहना था कि वो एक न एक दिन ताइवान को जरूर कब्जा कर लेंगे। और इस ताइवान का भी कहना था कि वो एक न एक दिन इस पूरे चाइना पर जरूर कब्जा कर लेगा। और यहीं से इन दोनों देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हो गई। और आपको पता ही होगा कि 1945 में यूएनओ का गठन हो गया था। और यूएनओ जो था वो इस बड़े वाले चाइना को मेन चाइना मानता ही नहीं था। उसका कहना था कि ये देखिए यहाँ पर छोटा सा चाइना, यही है ओरिजिनल रिपब्लिक ऑफ चाइना। और इसी से इस बड़े वाले चाइना को कंट्रोल किया जाता था। यानी कि करीब 1971 तक इस छोटे से ताइवान को ही ओरिजिनल चाइना माना जाता था। इस बड़े वाले चाइना की कोई मान्यता ही नहीं थी, क्योंकि आपको भी पता होगा कि यूएनओ में ज़्यादातर पश्चिमी देशों का दबदबा चलता है। इसीलिए इस बड़े वाले चाइना को चाइना नहीं माना जाता था और इस छोटे से ताइवान को ओरिजिनल चाइना माना जाता था। और हमारे नेहरू जी ने पूरा ताकत लगा दिया कि पूरी दुनिया इस बड़े वाले चाइना को ही मान्यता दे, इस छोटे वाले ताइवान को नहीं। और 1971 के बाद जो यूएनओ में सीट है वो इस ताइवान से छीन कर मेनलैंड चाइना को वापस कर दिया गया। यानी कि 1971 के बाद इस